नमस्कार दोस्तों, अनवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हम केवल उसी पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। जो मौर्य राजवंश था, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और वह इतना बड़ा उसने साम्राज्य स्थापित किया था और ऐसा करने वाला वह प्रथम सम्राट, ऐतिहासिक सम्राट था। एक्चुअल में उसका जो साम्राज्य था वह ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था और उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से भी मिलती थी। ठीक है, उसी ने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। इससे पहले जो है अलग अलग राजा होते थे, बहुत सारे कई राजा थे, लेकिन जब वो आया तो उसने इतने सारे जगहों पे अकेले राज्य किया तो उसने राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र में जो रेड एरिया है वो सारा साम्राज्य मौर्य का है। ठीक है, देखिए विशाख दत्त ने एक पुस्तक लिखी मुद्रा राक्षस, उसमें उसने चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को बताया कि यह कुलहीन है, जिसको वृषल कहा गया। ठीक, दूसरी बात, घुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस पर एक टीका किसने लिखी? घुंडी राज ने। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से और भी दो रचनाएं मिलती हैं। एक देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा अभिसारिका वंचितक। अभिसारिका वंचितक। क्षेमेंद्र ने एक पुस्तक लिखी है बृहद कथा मंजरी और सोमदेव ने एक पुस्तक लिखी है कथा सरित सागर। इसमें चंद्रगुप्त के उत्पत्ति का विवरण मिलता है, जिसमें पता चलता है कि वह एक शूद्र था। बौद्ध ग्रंथ है एक महाबोधि वंश, उसके अनुसार चंद्रगुप्त को राजकुल से संबंधित बताया गया है। देखिए, विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने सेंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। अभिलेखों में सेंड्रो कोट्स मिलता है, तो उन्होंने यह पहचान की कि ये सेंड्रो कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य थे। एरियन और प्लूटार्क, ये दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। जस्टिन ने सेंड्रो कोट्स कहा और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या कहा है, इससे संबंधित प्रश्न थे। देखिए, ऋषि वानक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य थे, जिनको कौटिल्य कहा गया और उनका रियल नाम था विष्णुगुप्त। पुराण में किसको? कौटिल्य को द्विजर्षम कहा गया। ठीक है, कौटिल्य को द्विजर्षम कहा गया पुराण में। कौटिल्य ने मौर्य काल में एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, जिसमें सारे सिद्धांतों का वर्णन है और उसी में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग कौन कौन से हैं। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। उन्होंने ये बताया कि ये राज्य के 7 सिद्धांत हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक शास्त्र है। राजनीति के बारे में इसमें बताया गया है और इसकी तुलना आप मैकियावेली की लिखी एक पुस्तक है प्रिंस, उससे कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय भी प्राप्त की और जैन एवं तमिल साक्ष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत का मतलब विजयी बताया गया है। ये साक्ष्य मिलते हैं कि दक्षिण भारत की भी उसने विजय प्राप्त की थी। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। स्टार्टिंग में जो विजय मिली चंद्रगुप्त मौर्य को, उसमें क्या था, उसका साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक था। रुद्रदामन का एक अभिलेख है पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार, उसमें बताया गया है कि इसका पश्चिमी भारत पर अधिकार हो गया। जैन धर्म के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय, चंद्रगुप्त मृत्यु के समय उसका जो साम्राज्य था वो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था। आप चित्र में देख सकते हैं कितना विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो उनका जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसने एक बांध का निर्माण किया था। सिंचाई के लिए उसने एक बांध का निर्माण करवाया था। ठीक है, इससे पता चलता है कि पश्चिम भारत का यह भाग भी मौर्य साम्राज्य में ही था। चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस के आक्रमणकारी सेना को 305 में परास्त किया था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने तो नहीं, उसके शासकों ने। यूनानी लेखक, उसके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त के बाद आते हैं बिंदुसार। तो यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोक्रेडिट कहा। अमित्रोक्रेडिट का अर्थ है अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और जैन ग्रंथ उसको सिंहसेन कहते थे। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार जो था, उसके समय में मिस्र का एक राजा था एंटियोकोस, उसने एक दूत भेजा था डायमेकस। तो डायमेकस किसके समय भारत आया? बिंदुसार के समय में। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मौर्य दरबार में मिस्र का राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। डायनोसिस, ये भी मौर्य दरबार में आया था, डायनोसिस। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी थी। क्या? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। तो एंटियोकोस ने दार्शनिक को छोड़कर 2 वस्तुएं बिंदुसार को भेंट की थी। अब उसके बाद से आता है आपका अशोक। बौद्ध साक्ष्य बताते हैं कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती का उपराजा था, या वायसराय समझ सकते हैं। असम और सुदूर दक्षिण छोड़कर संपूर्ण भारत में अशोक के साम्राज्य के ही अंतर्गत था संपूर्ण भारत। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था जिसको उसने धम्म कहा, जिसका पालन सभी लोग आसानी से कर सकें। उसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा, ये 3 चीजें थी। ठीक है। अशोक 269 यानी 269 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा, और उसके अभिलेख में उसको क्या कहा गया? देवनाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में एक बौद्ध धर्म की संगीति भी हुई थी, तृतीय संगीति। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र नामक बौद्ध भिक्षु ने की थी। ये सब कुछ खास बातें हैं अशोक के समय में। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक कौन थे? जो जिलाधिकारी समझ लीजिए। ये राजस्व और न्याय दोनों में इनको अधिकार प्राप्त था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले थे जिनको कहा जाता था सार्थवाह। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेट और विहार यात्राएं रोक दी थी। सर्वप्रथम उसने बोध गया की यात्रा की, और उसकी यात्राओं का क्रम भी कई बार दे देता है, उसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, सारनाथ, फिर श्रावस्ती। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती, ये उसके यात्राओं का क्रम है। ठीक है। बुद्ध की जो जन्मभूमि थी वह लुम्बिनी के जन्मभूमि उनकी जो लुम्बिनी थी, वह लुम्बिनी को उसने क्या किया था? धार्मिक कर से माफ कर दिया था, और भू राजस्व वहां का 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक। देखिए, उसके कुछ अभिलेख मिलते हैं। उसके अभिलेखों को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कालसी, गिरनार और मेरठ जिससे उसके अभिलेख मिलते हैं, ये सब ब्राह्मी लिपि में है। उसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। इन 3 तरीके से उसके अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। और सारे अभिलेख ज्यादा से ज्यादा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है, जबकि एक महेसरा अभिलेख है जो कि खरोष्ठी है। एक खरोष्ठी में लिखा गया है। कुछ अभिलेख आर्मेयकी लिपि में भी लिखे गए हैं, आर्मेयिक लिपि में। अब इसके जो भी ब्राह्मी लिपि में थे अभिलेख, उसको पढ़ने वाले सबसे पहले विद्वान प्रिंस जेम्स प्रिंसेप हुए, जो जिनको मतलब अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। अशोक के अभिलेख इन्होंने ही पढ़े हैं। बाभरू स्तंभ लेख है, उसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताता है, और यही अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी बताता है, ऐसा उसमें प्रमाणित होता है। अशोक के राज्य काल में पहली घटना कलिंग युद्ध हुई थी, और उसमें अशोक की विजय हुई थी। यह अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में यह घटना, मतलब 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। अशोक जो था
अशोक का एक अभिलेख गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में यह भी लिखा गया है ताम्रपत्र अभिलेख। मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था थी, इसमें न्यायालय दो प्रकार के थे, एक धर्म स्थानीय और दूसरा कंटक शोधन। जो धर्म स्थानीय थे ये समझिए दीवानी थे, और जो कंटक शोधन थे वो फौजदारी थे। जो गुप्तचर थे उनको गुड़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि दो प्रकार के गुप्तचर थे, एक संस्था थी जिसमें लोग रहते हैं और दूसरा संचरा, जो प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले थे। मेगस्थनीज एक दार्शनिक था, उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। उनके अनुसार पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन था वह 30 सदस्यों की समितियों के द्वारा होता था, जिसमें कुल 6 समितियां होती थीं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा जाता था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया एक यूनानी दूत था। मेगास्थनीज, इसी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, बहुत फेमस है ये भी। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी और मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि राजा भूमि का मालिक होता था और भूमि से उत्पन्न उत्पादन का एक भाग का उसको अधिकार था, और इसी कर को भाग कहा जाता था। और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत थी। जो मौर्य मंत्री परिषद थी उसमें जो राजस्व एकत्र करता था उस कर्मचारी को समाहर्ता कहते थे। जो सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्ग की देखभाल करता था उसको अंतपाल कहा जाता था। उसके अलावा भी कुछ पदाधिकारी थे, जैसे सुराध्यक्ष या सूनाध्यक्ष, जिसको बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहा जाता था। गणिकाध्यक्ष जो थी वेश्याओं की निरीक्षक थे। सीताध्यक्ष था जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। इसी तरह से कुछ अन्य अधिकारी भी थे। अर्थशास्त्र में पति के द्वारा जो पत्नियां त्याग दी जाती थी उनको विवाह विच्छेदन की अनुमति थी। तलाक की प्रथा भी थी इस समय। अगर पति बहुत समय तक विदेश में रहे या उसके शरीर में दोष हो जाए तो पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। मनुस्मृति में 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकता था। सारनाथ स्तंभ जो था इसका निर्माण भी अशोक ने ही कराया था। इस स्तंभ पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इसको भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया है। जो यह स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित किया गया है। स्थापत्य कला में देखिए सांची को जो है सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका भी निर्माण अशोक ने कराया था। इसका आरंभिक काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व था। भरूच का स्तूप सतना जिले में है। सांची और भरूच के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर। कन्नड़ कालीन मैकेंजी ने इस स्तूप का पता लगाया। सारनाथ का धमनेक स्तूप भी है, यह गुप्त कालीन था। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमें मौर्य काल के से मिलते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।